विकास की पाठशाला के फाइनल टच सीरीज में आपका स्वागत है। अ, फाइनल टच सीरीज के अंतर्गत हमने कुल 12 विषयों को उठाया था पॉलिटी सब्जेक्ट से। इसी कड़ी में है आज हम स्थानीय स्वशासन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसकी बुनियादी अवधारणात्मक समझ को देखेंगे। चलिए, तो इसमें पहला सवाल है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। शब्दों में ध्यान देंगे। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या, स्थानीय स्वशासन की प्रयोग की सर्वोत्तम व्याख्या कौन से शब्द से की जा रही है? ठीक है, पहला शब्द है संघवाद, बी है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सी है प्रशासनिक प्रत्यायोजन और डी है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, अगर आप संघवाद का मतलब जानते हैं तो संघवाद ऐसी शासन प्रणाली को कहा जाता है जहां पर संविधान में ही संघ स्तर के विषय पर कानून बनाने की शक्ति और राज्य स्तर पर, इसको आप प्रांत कह सकते हैं, स्तर पर कानून बनाने की शक्ति में समानता होती है, मतलब ऊंचा नीचा नहीं होता, उसको बोलते हैं संघवाद। जैसे यहाँ पे संघ सरकार है और राज्य सरकार के अपनी कुछ विषय हैं जिसमें संघ सरकार कानून बनाती है, और प्रांत सरकार के लिए कुछ विषय हैं जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। संविधान में इसका विभाजन किया गया है, भारतीय संविधान के 7th शेड्यूल में इसका विभाजन किया गया है। ठीक है, तो विषयों का संवैधानिक विभाजन ही जहां पर हो, ऐसी व्यवस्था से सरकार का संचालन हो, तो उस व्यवस्था को कहते हैं संघवाद। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब निर्णय लेने की शक्ति का केंद्र कई स्तर पर होना, लोगों के स्थानीय स्तर तक होना। अगर लोकतंत्र है तो जितना करीब होगा शासन व्यवस्था लोगों के, उतना लोकतंत्र अच्छा होगा, लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा ना। इसका अर्थ होता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तीसरा होता है, तीसरा है इसमें शब्द का मतलब है प्रशासनिक प्रत्यायोजन। कोई काम को कराने के लिए ऊपर का अधिकारी जब नीचे के अधिकारी को काम सौंपता है, उसके लिए तो नहीं, शक्ति सौंपता है, तो उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन। लेकिन अंतिम जिम्मेदारी ऊपर के अधिकारी की ही होती है, अधीनस्थ अधिकारी की नहीं। उसको बोलते हैं प्रशासनिक प्रत्यायोजन। ये इसका प्रयोग नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है हमारे देश में अभी हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और उनके माध्यम से विधि का निर्माण किया जाता है, विधि को लागू भी उनके माध्यम से ही किया जाता है। हम डायरेक्ट अभी विधि नहीं बनाते, मतलब जनता डायरेक्ट विधि नहीं बनाती है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, प्रतिनिधियों के द्वारा विधि और विधि का निर्माण और संचालन किया जाता है। तो लेकिन स्थानीय स्वशासन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के काफी करीब है, क्योंकि हम जिसको चुनते हैं वो हमारे काफी करीब होते हैं। रिश्तेदारी में नहीं बोल रहा हूँ, हमारे क्षेत्र में। जैसे कि एक पंचायत में 1,000 की जनसंख्या पर एक पंचायत का निर्माण किया जाता है, तो उसमें 20 पंच हो सकते हैं। तो सोचो 50 लोगों पर ही एक जनप्रतिनिधि होना, मतलब अपना प्रतिनिधि अपने कितने करीब है। हम समस्या का अपने प्रतिनिधि तक पहुंचाने के लिए हमें 5 मिनट का समय भी नहीं लगेगा, है ना। इतना करीब पहुंच गया है शासन इसके माध्यम से, स्थानीय स्वशासन के माध्यम से, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट
गवर्नमेंट इसलिए इसका नाम दिया गया है ताकि स्थानीय स्तर पर ही लोग अपने समस्या का समाधान कर सकें। लेकिन फिर भी वहां पर भी प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, इसलिए ये वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। संघवाद नहीं है क्योंकि यहाँ पर मतलब संघवाद का प्रयोग नहीं है स्थानीय स्वशासन, क्योंकि पंचायतों को राज्य सरकार शक्ति देती है, उपबंध करती है शक्तियों के लिए, और ऐसे कुछ प्राधिकार देती है कि पंचायत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लायक हों। तो ये संघवाद का भी प्रयोग नहीं है, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सर्वोत्तम प्रयोग है। और हमने केंद्र बनाने की कोशिश की ताकि विकास में जन भागीदारी बढ़े। विकास में जन भागीदारी मतलब जिन लोगों के लिए विकास करना है उनकी ही भागीदारी बढ़े। विकास की नीति जब बने तब, तो भाई जिसकी समस्या का समाधान करना है, अगर वो भी उसमें शामिल रहे उसके समाधान में, तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। इसीलिए स्थानीय स्वशासन यहाँ पर लागू की गई है। ठीक है, तो इसका सबसे सर्वोत्तम व्याख्या क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। केंद्र स्तर पर एक सरकार, राज्य स्तर पर फिर स्थानीय स्तर पर। इसी उद्देश्य से ही इस अवधारणा को यहाँ पे लागू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? अब ये फैक्चुअल सवाल है। पहला है, नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 क में दी गई है। दूसरा है, आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस भाग 18 में दिए गए हैं। तीसरा है, संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। तो नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 क में दिए गए हैं। इसको भाग 9 क पढ़ा जाता है, ये क्लॉज क नहीं है। ठीक है ना, ये अलग से भाग है। ये 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये कथन सही है। नगर पालिका ये भी स्थानीय स्वशासन का एक प्रकार है। शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं की स्थापना की जाती है। ठीक है, इसमें भी 3 प्रकार के नगर पालिका होते हैं, याद रखेंगे। 3 प्रकार के, 3 स्तर के नहीं, 3 प्रकार के। पहला होता है नगर पंचायत। ये गांव से शहर बनने की प्रक्रिया में जो संक्रमणशील क्षेत्र होता है उसमें नगर पंचायतों का गठन किया जाता है। दूसरा होता है नगर पालिका परिषद, और तीसरी होती है नगर पालिक निगम। ठीक है, ये 3 अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं ना। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ये तीनों का क्षेत्र आपस में ओवरलैप नहीं करता। लेकिन अगर इधर मैं बनाऊं, पंचायती राज संस्थान में क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ये ग्राम पंचायत होता है। ये जनपद पंचायत ब्लॉक के अंतर्गत होती है, और जनपद पंचायत है ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला पंचायत के अंतर्गत होती है। ये तीनों का क्षेत्र कॉन्सेंट्रिक होता है।
केंद्र एक ही होता है, मतलब जिला पंचायत के अंतर्गत ही ब्लॉक रहेगा, ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत रहेगा। लेकिन यहाँ पर नगरीय निकाय में तीनों क्षेत्र अलग होते हैं। मतलब नगर निगम के अंतर्गत नगर पालिका या नगर पंचायत नहीं आएगी, नगर पंचायत अलग इंटिटी है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है ना। खैर, यहाँ पे नगर पालिकाओं की शक्तियाँ संविधान के भाग 9 क में दी गई है, ये ठीक है। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिया गया है। आपात उपबंध अनुच्छेद 352, 356 और 360 में अलग अलग है। ये राष्ट्रीय स्तर पर आपात है। ये राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, अनुच्छेद 356। और ये है वित्तीय संकट की स्थिति में वित्तीय आपात। आपात उपबंध के लिए 3 अनुच्छेद याद रखेंगे। संविधान के संशोधन के भाग 20 इसमें दिया हुआ है। ये इसका संबंध है अनुच्छेद 368 से, कि संविधान में संशोधन किस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। ये अनुच्छेद 368 में दिया है, भाग 20 में दिया है। तो ये तीनों कथन सही हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं कि आपने सुना है राष्ट्रपति शासन का प्रोविजन है अनुच्छेद 356 में, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर। लेकिन एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 365, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसमें क्या कहता है ये, संघ की अनुदेशों को अनुदेशों की अवमानना या अनुदेशों की असफल को लागू करने में असफलता के आधार पर, या संघ के आदेशों की अवमानना के आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब संघ और राज्य, हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था भी है, मतलब राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार कानून बनाती है, संघ सूची के अंतर्गत संघ सरकार को शक्ति है कानून बनाने की। अब संघ सरकार कोई कानून बना दी और उसको आदेश दे दिया कि इसको राज्य में लागू करो, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है अभी, इसमें नाम प्रधानमंत्री का है लेकिन राज्य को भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। इसलिए इसका विरोध कई स्टेट में होता है। कई राज्य सरकार बोलती है कि हमारे पास उतना फंड नहीं है, आपके नाम से योजना संचालित है, हम इसमें फंडिंग क्यों करें। अभी मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन गारंटी, तो वीबी जी राम जी को मनरेगा की जगह लाया जा रहा है। उसमें 125 दिनों की आपको रोजगार की गारंटी दी जाएगी। लेकिन इसमें भी फंडिंग को लेकर संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद की स्थिति है। अब संघ सरकार अगर राज्य सरकार को बाध्य करेगी कि हम, हमारे आदेश को पालन करना आपके लिए बाध्यकारी है, अदरवाइज हम प्रेसिडेंट रूल आपके स्टेट में इम्पोज कर देंगे,
लागू कर देंगे। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आप इम्पोज करोगे तो न्यायालय की शरण में राज्य जाएगा, क्योंकि संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच विवादों का समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता है संघ राज्य के मध्य विवाद का समाधान करना। तो इसके आधार पर लगाया तो जा सकता है, संविधान में ऐसा प्रोविजन है, लेकिन इसके लिए पुख्ता कुछ बात होनी चाहिए, तभी ये लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। 356 में दिया गया है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, लेकिन यहाँ पे भी दिया गया है कि संघ के अनुदेशों की अवमानना करने पर भी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाएगी, क्योंकि संघ के आदेशों का पालन करना संवैधानिक कर्तव्य है राज्य का, ऐसा संविधान में प्रोविजन है। ठीक है, लेकिन इसका भी जुडिशियल रिव्यू होता है, न्यायिक समीक्षा किया जाता है। अगर इसका बेजा फायदा या गलत तरीके से इस्तेमाल करके संघ सरकार राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए, पंचायत का सदस्य मतलब पंचायत का पदाधिकारी, पंच, सरपंच या फिर कोई भी उप सरपंच या जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। दूसरा है, पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय रिमेनिंग पीरियड के लिए ही जारी रहती है। ये ठीक है, पंचायत भंग हो जाएगा तो दूसरा अगर चुनाव होगा तो वो बचे हुए समय के लिए ही शासन में रहेगा। किसी व्यक्ति के लिए 25 वर्ष नहीं है, ये है 21 वर्ष। ठीक है ना। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है, याद रखेंगे। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है। विधानसभा भी और लोकसभा भी। अब इसके लिए राज्यसभा और राष्ट्रपति के लिए आप जानते हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 ईयर्स। ठीक है, तो इसका पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। आपको सही का चुनाव करना है, इसलिए केवल दो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? पहला, विकास में जन भागीदारी। दूसरा, राजनीतिक जवाबदेही। तीसरा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। चौथा है वित्तीय संग्रहण। अभी हमने देखा था पहला पहले क्वेश्चन में कि पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का सर्वोत्तम व्याख्या या सर्वोत्तम प्रयोग लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए है। तो मूल उद्देश्य भी ये है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पावर का डिसेंट्रलाइज करना, पावर निर्णय लेने की शक्ति निचले स्तर पर, लोकल स्तर पर भी हो, ताकि वे अपनी समस्या का स्वयं ही समाधान कर सके। विकास में जन भागीदारी बढ़ाना भी है। जनता के लिए ही विकास करना है तो ये बेहतर होगा कि जनता स्वयं समाधान का हिस्सा रहें। ठीक है, राजनीतिक जवाबदेही, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना इसका उद्देश्य नहीं था, उनको जवाबदेह बनाने के लिए नहीं था, उनको ये सिखाने के लिए है कि अपनी समस्या का समाधान करो। राजनीतिक जवाबदेही अगर इसको बनाने के लिए होता तो इसको पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ कर रखा जाता। यहाँ पे पार्टी लेवल में चुनाव का प्रतिबंध है, ये सामुदायिक चुनाव होता है। राजनीतिक दल इसमें भाग नहीं लेते प्रत्यक्ष तौर पर, लेकिन अभी डेमोक्रेसी है,
अब सब यहाँ पे आदर्श स्थिति में तो चलेगा नहीं, है ना। इसलिए लोगों पे छोड़ दिया गया है इसको कैसे संचालित, मतलब राजनीति का इस पे हस्तक्षेप होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भारत का 2/3 हिस्सा तो ग्राम पंचायत है। तो यहाँ पे राजनीतिक दल का दखल होता है अप्रत्यक्ष तौर पर, लेकिन पार्टी का सिंबल लेकर यहाँ पे चुनाव लड़ने की मनाही है। चौथा, वित्तीय संग्रहण। तो ये भी इसका उद्देश्य नहीं था, मूल उद्देश्य नहीं है। तो इसका मूल उद्देश्य है विकास में जन भागीदारी को बढ़ावा देना और शासन का विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, 1 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, विकेंद्रीकरण हम जानते हैं कि सांसद महोदय जो होते हैं, 1971 की जनगणना के आधार पर हमारे यहाँ सीटों का निर्धारण हुआ है। उसके बावजूद भी 10 लाख लोगों को ये प्रतिनिधित्व देते हैं। 10 लाख लोगों पर एक सांसद होते हैं। तो सांसद तक पहुंच कितना मुश्किल है लोगों का, समझिए। कुछ भी आपका समस्या होगा तो 10 लाख लोगों की समस्या का समाधान उनके लिए एक प्रतिनिधि है। विधायक महोदय भी आपसे बहुत दूर रहते हैं, लगभग 2 लाख लोगों को अगर ये प्रतिनिधित्व देंगे फिर भी कितना दूर है। यहीं पर पंचायत स्तर पर पंच हो गए या सरपंच हुए, ये मात्र 100 लोगों को प्रतिनिधित्व देते हैं। 100 लोगों को प्रतिनिधित्व देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये इसमें लोगों का प्रतिनिधित्व ज्यादा है। पंच और सरपंच में एक लोगों का प्रतिनिधित्व कितना है, 1/100। पंचायत स्तर पर अगर वो पंच है नेता किसी का और 100 लोगों में एक पंच बनता है तो एक इंसान का प्रतिनिधित्व होगा 1/100। ठीक है। और सांसद में एक इंसान का प्रतिनिधित्व अगर सांसद उसका सांसद जी हैं तो एक इंसान के लिए इसका 1/10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कितना कम है, बहुत कम। अगर सांसद आपका नेता रहेगा, वही आपका समस्या समाधान करेंगे, तो सोचो 1/10 लाख मतलब 10 लाख लोगों की बात सुनने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा। इसलिए कितनी दूर है सांसद तक पहुंच। और यहाँ पे देखिए, 100 लोगों में सिर्फ एक प्रतिनिधि है। तो इसमें लोगों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, पंचायत स्तर पर लोगों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है। लोकतंत्र में जितने कम लोगों का नेता होगा तो उसमें लोग स्वयं नेता होंगे। समझ रहे हैं ना। सांसद 10 लाख लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं तो एक इंसान का उसमें हिस्सा कितना कम है। लेकिन पंचायत स्तर पर लोग स्वयं प्रशासन करते हैं। आपके आसपास ही आपके प्रतिनिधि होते हैं। एक गांव में अगर 20 पंच हैं, सोचो 1,000 जनसंख्या है तो 50 लोगों पर ही एक नेता है। इसलिए घर में है आपका शासन। ठीक है ना। लेकिन इसके लिए पंचायत का सशक्तिकरण करने का दायित्व तो राज्य सरकार पर है। 29 विषय दिया गया है पंचायतों को विधि बनाने के लिए, विधि को संचालित करने के लिए 29 विषय हैं। और नगरीय निकाय के पास 18 विषय हैं। इसको भी पूछ दिया जाता है, याद रखेंगे। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य के रूप में अभी ज्ञात नहीं है, कौन सा एक उसका उद्देश्य नहीं है। पेशा एक्ट। पेशा एक्ट के बारे में कुछ तथ्य याद रखेंगे। ये दिलीप सिंह भूरिया सांसद महोदय थे, इनकी अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर लाई गई थी। तो जो पेशा है ये,
इसका क्या उद्देश्य नहीं है पूछा है। स्वशासन प्रदान करना, बी है पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, सी है जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना और डी है जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना। तो भाई देखो, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया, तो पंचायत तो स्वशासन के लिए है, तो ये तो उसका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है। पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, पारंपरिक अधिकार मतलब जनजातियों का कुछ पारंपरिक अधिकार होता है अपने क्षेत्रों को लेकर, जैसे अपनी आजीविका चलाने के लिए अ, लघु वनोपज पर निर्भर होना, तो उनकी पारंपरिक मान्यता है। उनमें ज़्यादा हम हस्तक्षेप करके अगर विकास करना चाहें, क्योंकि उनको, उनकी जो विकास की धारा है वो थोड़ी अलग है, या फिर वो बहुत ज़्यादा संचयी प्रवृत्ति के नहीं हैं। अभी जो हम विकास का मॉडल देखते हैं, इसमें शहरीकरण में कितना ज़्यादा संचय की हमारी प्रवृत्ति है। हमारे पास इतने सारे संसाधन होने चाहिए, मूलभूत संसाधन भी ज़रूरत से ज़्यादा है, जूते कपड़े और भी एक्स्ट्रा चीज़ें। लेकिन शेड्यूल्ड एरिया में, अनुसूचित क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं, उनकी आजीविका में संचयी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा नहीं है। वे प्रकृति पर निर्भर हैं, इसलिए उनकी पारंपरिक मान्यता को मान्यता का सम्मान करते हुए उनके पारंपरिक अधिकारों को भी मान्यता दी जाती है। इसके लिए भी इसको लाया गया था। तो ये भी इसका उद्देश्य है। जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। देखिए, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नृजातीय विविधता हो। इसका संबंध अनुसूची 6 में जो राज्य हैं और जो राज्य के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। यहाँ पर के अनुसूचित क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करने का प्रोविज़न है। लेकिन पेशा जो एक्ट है, ये 5वीं अनुसूची, ये 5वीं अनुसूची के शेड्यूल्ड एरिया में लागू होता है। और अभी वर्तमान में आप बताएंगे कि कितने राज्यों में पेशा लागू है। क्या हमारा छत्तीसगढ़ भी उसमें शामिल है? और ये कौन कौन से राज्य हैं? अगर पूछ दिया गया कि कौन कौन से राज्य में पेशा एक्ट लागू है, 5वीं अनुसूची में के अंतर्गत शेड्यूल्ड क्षेत्र है, वहां पर पेशा अधिनियम लागू है। जनजाति लोगों को शोषण से मुक्त कराना, ये भी इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य ये नहीं था। थोड़ा मुश्किल ये सवाल इसलिए है क्योंकि अनुसूची 6 और अनुसूची 5 में ये विभेद करता है। दोनों अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में बताते हैं, लेकिन इसका एरिया अलग है, और इसको छोड़कर बाकी जितने शेड्यूल्ड एरिया है वो अनुसूची 5 में उसका उल्लेख है। और वहाँ पर उसमें भी 10 राज्यों में पेशा लागू है, जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत और सामूहिक वन अधिकार की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? कौन अथॉरिटी होगा? अथॉरिटी मतलब होता है लीगल पावर, वैध सत्ता, ये अथॉरिटी का शाब्दिक अर्थ है। तो कौन प्राधिकारी होगा? प्रारंभ करने के लिए, प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए राज्य वन विभाग, ए, बी जिला कलेक्टर, सी तहसीलदार या खंड विकास अधिकारी या राजस्व अधिकारी, डी ग्राम सभा।
तो पंचायतों के लिए हमेशा याद रखेंगे, प्रारंभ करने के लिए या हितग्राहियों का चयन करने के लिए या विकास नीति बनाने के लिए शुरुआत हमेशा ग्राम सभा से ही होगी। ग्राम सभा ही ग्राम पंचायतों की बुनियाद है। और वहाँ पर भी ये अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी के लिए भी निर्धारण अगर करना है, व्यक्तिगत और सामूहिक वन अधिकारों की प्रकृति कैसी हो और कहाँ तक विस्तार हो, मतलब कौन से लोगों को व्यक्तिगत तौर पर क्या अधिकार दिए जाए, कौन से लघु वन उपज को उपयोग करने की और उनके आजीविका का संसाधन, कौन कौन सा उनको व्यक्तिगत तौर पर उपलब्ध कराया जाए और कौन सा समुदायों को कितना अधिकार और कितना कैसी अधिकार दी जाए, इसका निर्धारण ग्राम सभा करेगी। अच्छा, ग्राम सभा के बारे में एक बात याद रखेंगे। ग्राम सभा, ऐसी कहावत भी है, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे पहले ग्राम सभा। ग्राम सभा के सशक्तिकरण से ऑटोमेटिक भारत देश ऐसे सशक्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्राम सभा में उस क्षेत्र के सभी मतदाता, सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। और जो पंचायत के पदाधिकारी होते हैं वो ग्राम सभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम के मतदाताओं की सामूहिक एक समूह को कह दिया जाता है। जितने पंजीकृत मतदाता हैं उन्हीं को ग्राम सभा कहते हैं। यही हितग्राहियों को चयन करते हैं, यही ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बनाते हैं, यहीं से अनुमोदन की शुरुआत होती है। ठीक है, पेशा अधिनियम के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका है? पेशा में पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया में ग्राम सभा की क्या भूमिका आ सकती है? ग्राम सभा का रोल एंड पावर क्या क्या है? तो ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। भूमि का हस्तांतरण मतलब कि भाई कौन किसका जमीन बेचेगा, तो कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, इस गतिविधि को रोकने की शक्ति। दूसरा, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। तीसरा, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। तो कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। तो अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति ग्राम सभा में होती है, ये कथन सही है, ताकि यहाँ पे लोगों का शोषण ना हो, लोग सस्ते में जमीन खरीद ना ले। यहाँ के लोगों को अभी भी मतलब उतनी अ, इनमें संचयी प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए इनमें बहुत ज़्यादा लालच नहीं है। तो लोग बहुत ज़्यादा इनका शोषण ना कर दे, इनको रोकने के लिए, क्योंकि पेशा एक्ट का एक उद्देश्य भी है अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को शोषण से बचाना। शोषण कौन करेगा भाई? शोषण करेगा कौन? सब अपने हैं, शोषण करेगा कौन? यहाँ पे शोषक कोई है तभी तो उनको शोषण से बचाने के लिए पेशा एक्ट लाया गया है। ठीक, तो ग्राम सभा के पास हो सकती है कि वो जमीन के हस्तांतरण की गतिविधि को रोक सके। दूसरा, लघु वनोपज का स्वामित्व भी इनके पास होता है, ये कथन भी सही है। लेकिन क्या ग्राम सभा के पास किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा लाइसेंस प्रदान करने के लिए इनका प्रायर रिकमेंडेशन या अनुशंसा जरूरी है? तो किसी भी खनिज के लिए जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे लघु या गौड़ खनिज रहता तब ये कथन सही होता, लेकिन अभी ये कथन गलत है। लघु या गौड़ खनन के लिए लाइसेंस लेने के लिए इनकी पूर्व अनुशंसा आवश्यक है। ठीक है, अभी ये कथन गलत है, तो एक और दो सही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बी।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना है, निम्नलिखित में से किन चीज़ों की व्यवस्था करता है? जिला योजना समितियों का गठन करने की व्यवस्था करता है, पहला। दूसरा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने की व्यवस्था करता है। तीसरा है, राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की व्यवस्था करता है। सही उत्तर आपको चुनना है। जिला योजना समिति गठन करने का जो प्रोविज़न है ये पंचायती राज संस्थाओं में नहीं है, ये है अर्बन लोकल बॉडी, नगर पालिकाओं के लिए। नगर जो नगरीय स्थानीय स्वशासन है उसमें जिला योजना समिति का गठन करने का उल्लेख है, तो ये पंचायती राज वालों में नहीं आएगा। जिला योजना समिति, महानगर योजना समिति, ये सब शहरी क्षेत्रों के लिए है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने का प्रावधान इसमें किया गया है, ये बात याद रखेंगे। चुनाव चुनाव इलेक्शन वैसे स्टार्ट होता है ई से, लेकिन ये दिया हुआ है 243 के में, अनुच्छेद 243 के, ठीक है। याद रखेंगे, इंडिविजुअल भी सवाल को पूछ दिया जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का उपबंध किस अनुच्छेद में है, तो ये दिया गया है पंचायती राज में। राज्य वित्त आयोग का गठन भी करने के लिए इसमें उपबंध दिया गया है, ये है अनुच्छेद 243 आई में। आई से इनकम होता है, वित्त को आप इनकम से जोड़कर याद रख सकते हैं, आई। चुनाव, के से आप याद रख सकते हैं, याद रखना है। अब सी के का कई बार इस्तेमाल होता है, इसलिए के को आप याद रखेंगे, निर्वाचन चुनाव। और एक और होता है इसमें आई जे के। अब जे, एक होता है ऑडिट 243 जे से जांच से आप याद रख सकते हैं, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, पंचायत की लेखाओं का संपरीक्षा। जे में है संपरीक्षा जांच, के में है चुनाव, आई में है वित्त आयोग, ठीक है। तो इसका आंसर अभी हो जाएगा 2 एंड 3 सी। ये एक फैक्चुअल सवाल था। तो ठीक है, अभी क्लास ये समाप्त होता है यहीं पर। लगभग आधा घंटा हो गया क्लास को। शुक्रिया। और कुछ अगर डाउट हो, कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और बार बार रिवीजन करते रहिए। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। प्रीलिम्स में सवाल ज़्यादा से ज़्यादा आपको हल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग है और 4 विकल्प आपके पास होता है। मतलब 4 सवाल जब आप हल करेंगे तो उसमें सही होने की प्रोबेबिलिटी आएगी 1, और 1 में मार्क्स मिलेगा, मान लो 1, ठीक है। 4 में एक सवाल में 4 विकल्प है, 4 सवाल में आपके सही होने की जो संभावना है वो एक सवाल ही की है, ठीक है। तो उसमें आपको मान लीजिए नंबर मिल गया 1, और 3 सवाल आपके गलत हो गए, तो निगेटिव मार्किंग कितना होगा, 1/3, तो 3 × 1/3, ये भी हो गया 1। मतलब 4 सवाल में अगर आपका एक सही होता है, 3 गलत होता है, तब भी आपको मिलेगा 0 नंबर, ठीक है ना। और 4 सवाल में एक सही होना ये नेचुरल प्रोसेस है, प्रोबेबिलिटी में ये नेचुरली इतना आता है, ये गणित है, सिंपल मैथ्स है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हल करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा भी डाउट है आपको तो हल करना ही है, एकदम नहीं मालूम उसी सवाल को बस को छोड़ना है, जिसको आपने कभी सुना ही नहीं है और जिसमें आपका दिमाग गेस के लिए भी, इंट्यूशन भी आपका काम नहीं करना है, उसी सवाल को बस छोड़ना है, बाकी सब सवाल को हल करना है। तभी ये एग्ज़ाम का प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास होता है, ठीक है। शुक्रिया।